बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जिस तरह गुब्बारे से हवा निकल जाती है, उसी तरह इसके अंदर से एक आर्मी अफसर होने का गुरूर निकल गया था। वो समझ रहा था कि वो आर्मी का एक बहुत बड़ा अफसर है, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर सकेगा। पर मिला जैसी औरतें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, लेकिन वो अपनी बहुत सी कमज़ोरियाँ इसके हवाले कर चुका था। अब इसके आला अफसरान भी इसे नहीं बचा सकते थे। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में सोच रहा था कि परमेला से समझौता करना होगा, इसके आगे झुकना होगा, प्यार मोहब्बत से गले लगाकर तमाम इख्तलाफात दूर करने होंगे, जो वो कहेगी उसे मानना होगा। इसने फिर ये भी सोचा कि अगर वो परमेला से शादी कर लेगा और जब इसे बेटी पैदा होगी तो वो इसे बाजार में नहीं बिठा सकेगी, क्योंकि परमेला उसकी धर्म पत्नी होगी और अब इसका ताल्लुक शरीफ खानदान से रहेगा। अब वो समझौते पर आमादा हो रहा था, परमेला के आगे झुकना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। इन चार अफसरान में से मानिक लाल सबसे बड़ा आर्मी अफसर था। इसने साफ कह दिया था कि वो जख्मी हो चुका है और कोई भी टेलीपैथी जानने वाला इसके अंदर जरूर पहुंचा होगा या पहुंचने वाला होगा। लिहाजा अब इसे दिल्ली हेडक्वार्टर में जाकर रहना होगा। चंडाल के करीब आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर वो हेडक्वार्टर में जाकर रहेगा तो मैं इसके जरिए चंडाल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लिहाजा वो मेरे लिए बेकार हो चुका होगा। इसलिए चंडाल की मर्जी के मुताबिक उसे मर जाना चाहिए। मैंने उसके अंदर मनफी ख्यालात पैदा किए। नहीं, मुझे परमेला से और इसके माँ बाप से समझौता नहीं करना चाहिए। ये सब बाजारी हैं। अगर मैं इससे शादी करूंगा तो शादी के बाद ये और सर चढ़ कर बोलेंगी और मेरी दौलत और जायदाद लूट कर न जाने मेरा क्या हासिल करेंगी। वहाँ पुलिस अफसरान के अलावा आर्मी अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस के एक अफसर ने कहा, मिस्टर हरदेव, हम आपको हिरासत में लेकर हेडक्वार्टर पहुँचाएंगे, वहाँ आपके बारे में फैसला किया जाएगा। हरदेव ने कहा, मैं थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ, परमेला से समझौता करना चाहता हूँ। मैं एक कमरे में जाकर उससे तन्हाई में बात करना चाहूँगा। परमेला ने पीछे हटकर कहा, नहीं, मैं तन्हाई में इसके साथ बात नहीं करना चाहती। इसे जो कहना है यहाँ कह दे। मैं आप सबके सामने साफ साफ कह देती हूँ कि मैं इसके साथ कोई समझौता नहीं करूँगी। हरदेव ने मेरी मर्जी के मुताबिक चोर नज़रों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। इसने अचानक ही इस इंस्पेक्टर पर छलांग लगाई। इससे रिवॉल्वर छीन कर फर्श पर गिर कर लुढ़कता हुआ जरा दूर गया। वहां से परमेला का निशाना लेते हुए बोला, सूअर की बच्ची, तुम मुझसे समझौता नहीं करना चाहती, अब बता, मेरी बात मानने की या मरना पसंद करेगी। पुलिस वाले और आर्मी वाले इसे समझाने लगे कि वो रिवॉल्वर फेंक दे, कानून को हाथ में ना ले, लेकिन उसने मेरी मर्जी के मुताबिक परमेला पर गोली चला दी। इस तरह कि इसे गोली ना लगे। मैं ख्वामख्वाह इसे मारना नहीं चाहता था। इसकी इस हरकत से सबकी समझ में ये बात आ गई, इस पर फिर जुनून तारी हो गया है और वो सबको मार डालेगा। लिहाजा एक अफसर ने अपने रिवॉल्वर से इसका निशाना लिया, फिर गोली चला दी। वो गोली इसके सीने के पार हो गई। रिवॉल्वर इसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा और वो सीना थाम कर आगे की तरफ झुकता हुआ जमीन बोस हो गया, फिर वहां से उठ ना सका। इसके दिमाग से मेरी सोच की लहरें निकल आईं, क्योंकि वो मुर्दा हो चुका था। चंडाल को जिस बंगले में कैद किया गया था, वहाँ आर्मी के दो अफसरान मौजूद थे। एक मानिक लाल था और राज तिलक अरोड़ा। वो दोनों एक तरफ हरदेव के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे, अफसोस जाहिर कर रहे थे कि उनका एक बेहतरीन योगा जानने वाला साथी उनसे बिछड़ रहा है। अब उसे इधर आने नहीं दिया जाएगा, वो हेडक्वार्टर में रहा करेगा। राज तिलक ने कहा, चंडाल को कैदी बनाकर खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही। इसने अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। इसे यहाँ बुलाया था। जब वो हेलीकॉप्टर में इधर आ रहा था तो इसके साथ हमारे दो योगा जानने वाले अफसरान थे, वो भी इस हेलीकॉप्टर के हादसे में मारे गए। मानिक लाल ने कहा, कभी कभी मेरे दिमाग में ये बात आती है कि क्या वाकई चंडाल इस अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले टोनी जे को यहाँ ला रहा था, यहाँ हमसे फ्रॉड कर रहा था। वो फ्रॉड कैसे करेगा? हो सकता है इसने टोनी जे की डमी बनाई हो, इसे वहां से यहाँ लाने के दौरान में उसी के जरिए हेलीकॉप्टर में बम धमाका कराया हो। क्या इस तरह इसने हमारे वो दो बेहतरीन साथियों से निजात हासिल नहीं की है? राज तिलक ने सोचते हुए इसकी तायद में सारे लाया, फिर कहा, ये टेलीपैथी जानने वाले ऐसी चालें चलते हैं कि कभी कभी इन पर एक जरा शुबा नहीं होता। यही देख लो कि इधर हमारा साथी हरदेव गोली खाकर जख्मी हो गया है। बज़ाहिर तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे गोली मार दी है, लेकिन क्या चंडाल ने इसके अंदर जाकर ऐसा नहीं किया होगा? हरदेव सिंह इतना जोशीला और गुस्से वाला नहीं है, फिर इसने किस तरह जुनून में मुब्तला होकर परमिला और इसके माँ बाप की पिटाई की है, इन्हें लहूलुहान किया है। क्या ये शुबा नहीं होता कि इसके दिमाग में घुसकर इसे जुनून में मुब्तला किया गया है? इसी वक्त मोबाइल फोन का बजर सुनाई दिया। मानिक लाल ने इसे ऑन करके कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, मैं मानिक लाल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आर्मी अफसर ने कहा, सर, अभी आपने मिस्टर हरदेव से बात की थी, मैंने आपका ये नंबर नोट कर लिया था। अब आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूँ। मिस्टर हरदेव अचानक ही जुनून में मुब्तला हो गए थे। वो परमेला को कत्ल कर देना चाहते थे।
हमने बहुत मजबूर होकर इन्हें गोली मार दी है। अफसोस वो मर चुके हैं। मानिक लाल ने बड़े दुख से अपने सामने बैठे हुए साथी राजतिलक को देखा, फिर फोन पर कहा, हमें हरदेव की मौत का सदमा है। प्लीज अब आप इस सिलसिले में हमसे राब्ता ना करें, हेडक्वार्टर वालों से राब्ता करें। इसने फोन बंद कर दिया। फिर राजतिलक को बताया कि इनका एक और साथी हरदेव सिंह मर गया है और कहा वो जुनून में मुब्तला हो गया था, किसी के काबू में नहीं आ रहा था, मजबूरन इसे गोली मार दी गई। अब हमारा ख्याल दुरुस्त मालूम हो रहा है, वहाँ पुलिस और आर्मी के कई अफसरान थे। इनकी मौजूदगी में इसने खुद को कानून के हवाले नहीं किया, बल्कि जुनून में मुब्तला होकर फरमेला को कत्ल करना चाहा। राजतिलक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये कमबख्त चंडाल जो गया हमसे मकारी कर रहा है, बड़ी राजदारी से ख्यालखनी करता हुआ हमारे साथियों को हलाक कर रहा है। इन दोनों ने गुस्से से टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। चंडाल जोगिया रात का खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में सोने के लिए जा रहा था। इस वक्त 10 बजने वाले थे। मानिक लाल ने रिसीवर उठाकर इससे राब्ता किया। वो अपने बेडरूम में आया तो फोन की घंटी सुनाई दी। इसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, यस सर, मैं बेडरूम में मौजूद हूँ और अब सोने जा रहा हूँ। मानिक लाल ने गुस्से से कहा, जी तो चाहता है तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाए, तुम हमसे मकारी कर रहे हो। इसने हैरानी से पूछा, सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने क्या मकारी की है? तुम बड़ी राजदारी से ख्यालखनी कर रहे हो। तुमने हमारे एक योगा जानने वाले साथी हरदेव सिंह को मार डाला है। चंडाल ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस अफसर को वो मार डालना चाहता है वो इसकी किसी कोशिश के बगैर ही मर चुका है। इसने शदीद हैरानी से पूछा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो हरदेव सिंह के दिमाग में नहीं जा सकता था, फिर इसे किस तरह हलाक कर सकता हूँ? हम टेलीपैथी के हथकंडे तो नहीं जानते, लेकिन अक्ल से समझ सकते हैं कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। तुमने हरदेव के दिमाग में किसी तरह चालाकी से जगह बना ली थी, फिर इसे जुनून में मुब्तला कर दिया, जबकि वो शख्स जुनूनी नहीं था। तुमने इसके जरिए इसकी दाश्ता और इसके माँ बाप की पिटाई करवाई। फिर वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक परमेला को गोली मारना चाहता था। मजबूरन एक आर्मी अफसर को गोली चलानी पड़ी। इस तरह हरदेव मारा गया है। तुम अपनी चालबाजियों में कामयाब हो चुके हो और समझते हो हम तुम्हारी इस चालबाजी को समझ नहीं पाएंगे। सर मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है? मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ, जिस काली माता की पूजा करते करते मैंने ये काला जादू सीखा है, इसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं हरदेव के दिमाग में कभी नहीं गया और न ही मैंने इसे हलाक किया है। मैं नहीं चाहता था कि हरदेव की मौत के सिलसिले में किसी भी टेलीपैथी जाने वाले पर शुबा किया जाए। मैंने इसकी मौत का जो ड्रामा प्ले किया था उससे यही जाहिर होता था कि वो अपनी बदनामी के डर से और वो ऑडियो और वीडियो कैसेट्स की मास्टर कापियां हासिल करने के लिए जुनून में मुब्तला हो गया था। लेकिन मानिक लाल और राजतिलक अपने तौर पर सोच रहे थे कि वो इस कदर जुनूनी नहीं था। इसके दिमाग में घुसकर इसे जुनूनी बनाया गया था और वो इस सिलसिले में यकीन की हद तक चंडाल पर शुबा कर रहे थे। इस तरह ये बात मेरे मंसूबे के खिलाफ हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि चंडाल या वो जोका जाने वाले अफसरान हरदेव की मौत के सिलसिले में किसी भी टेलीपैथी जाने वाले पर शुबा करें। इस तरह चंडाल फिर ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कोई टेलीपैथी जाने वाला इसके पीछे पड़ा हुआ है और वो यही समझ रहा था कि वो टेलीपैथी जाने वाला पहले बिंदिया के जरिए इसके बेटे हंसराज जोगिया के अंदर पहुंचा था, इसे अपना मामूल और ताबेदार बना रहा था। चंडाल ने अपने बेटे को इसके अमल से निजात दिलाई थी। फिर दूसरी बार मुंबई एयरपोर्ट से कालिया असरानी ने इसकी बेटी अनीता को गायब किया था और वो यही समझ रहा था कि वही टेलीपैथी जाने वाला ऐसा कर रहा है। और अब हरदेव की हलाकत से इसे पूरा यकीन हो गया कि वो टेलीपैथी जाने वाला इसका ताकुब करते करते शिमला पहुंच गया है। इसके दिमाग में छुपे हुए टोनी जे ने पूछा, आखिरी टेलीपैथी जाने वाला कौन है जो बिल्कुल खामोश रहता है, तुमसे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सुरंग बनाता हुआ शिमला तक पहुंच गया है। चंडाल इस वक्त टोनी जे से बातें नहीं कर सकता था क्योंकि मानिक लाल फोन पर इससे बातें कर रहा था। पूरे यकीन से कह रहा था कि हरदेव को इसी ने हलाक किया है। इसने कहा, मैंने बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं, इसके बाद भी तुम लोगों को मुझ पर शुबा है तो मैं दिल चीर कर अपनी सच्चाई बयान नहीं कर सकता, इसलिए खामोश हो जाता हूँ। मेरे सोने का वक्त हो चुका है, मुझे जाने दो ताकि मैं लाइट ऑफ करके सो जाऊँ। मानिक लाल ने कहा, ठीक है सो जाओ, हम कल सुबह तुमसे निपट लेंगे। इसने फोन बंद कर दिया। चंडाल ने कमरे की तमाम लाइट्स बुझा दी, फिर बेड पर आकर लेट गया। टोनी जे से बोला, मैं हैरान हूँ कि वो दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला कौन हो सकता है। हम अपने अलाकार इंदिरा कुठानी को शिमला से डिलहौजी तक ले गए, इन दो अफसरान को तलाश करते रहे, दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो टेलीपैथी जानने वाला किसी एक के अंदर पहुंच गया और इसे हलाक भी कर दिया। टोनी जी ने कहा, सवाल ही पैदा होता है कि उसने तुम्हारे दुश्मन को क्यों हलाक किया है, वो क्यों तुम्हारे रास्ते की दीवार गिरा रहा है ताकि तुम बआसानी इस कैद से रिहाई हासिल कर सको। हाँ, देखा जाए तो यही बात है, इसने मेरी एक बहुत बड़ी मुसीबत ख़त्म कर दी है। पहले तो इसने मेरे बेटे को मामूल और ताबेदार बनाना चाहा था, ये सरासर मुझसे दुश्मनी थी, मगर अब इसने जो किया है ये तो अमली दोस्ती लगती है।
फिर वो झुंझलाकर बोला, मैं सोचते सोचते थक जाता हूँ, समझ में नहीं आता वो कमबख्त कौन है, आखिर वो चाहता क्या है, मुझसे दुश्मनी कर रहा है तो दुश्मनी की वजह क्यों नहीं बताता, और अगर दोस्ती कर रहा है तो फिर इसे एक दोस्त की तरह मुझे मुखातिब करना चाहिए, मुझसे बातें करना चाहिए, लेकिन वो एक गहरे राज की तरह मेरे आसपास कहीं छुपा हुआ है, रोज बरोज पुरस्कार बनता जा रहा है। टोनी जे ने कहा, झुंझलाने से कुछ नहीं होगा, हमें अब ये सोचना है कि जब वो शिमला तक पहुंच गया है और इसने एक अफसर को हलाक भी कर दिया है तो इसके मकासद क्या हैं और वो आइंदा क्या करने वाला है। चंडाल ने कहा, हरदेव और जगदीश राठौर डलहौजी में थे, वहाँ हमने इंदिरा कुठानी के जरिए इन्हें तलाश किया तो वो नहीं मिले। अब हमें मालूम हुआ है कि हरदेव शिमला में था, वहीं इसकी हलाकत हुई है। क्या जगदीश राठौर भी शिमला में होगा? शिमला में जहां हरदेव को हलाक किया गया है वहां आसपास कुछ लोग होंगे। ये मालूम करना चाहिए कि उसकी हलाकत कहाँ हुई है और हलाकत के वक्त इसके आसपास कौन लोग थे। वो दोनों फिर इंदिरा कुठानी के पास पहुंचे। उससे कहा, डलहौजी में भटकने का कोई फायदा नहीं है, फौरन वापस शिमला जाओ। वो उसी तरफ जाते हुए बोला, अब क्या बात हो गई है? जिसे तुम हलाक करने वाले थे इसे किसी और ने हलाक कर दिया है। इसके साथ जो दूसरा अफसर जगदीश राठौर था, पता नहीं वो कहाँ है। तुम शिमला पहुंचकर पुलिस वालों से मिलो, इनसे यूं ही बातें करो ताकि हम इनके दिमागों में पहुंचकर मालूम करें कि हरदेव का मर्डर कहाँ हुआ था और इस वक्त कौन लोग इसके आसपास थे। मानिकलाल और राजतिलक अरोड़ा दोनों ही तशवीश में मुब्तला थे। हरदेव की मौत ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब से पहले इनके दो योगा जानने वाले साथी अफसरान मारे गए थे। अब इनके बारे में भी यही सोचा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर का हादसा नहीं हुआ था, बल्कि चंडाल ने टेलीपैथी के जरिए वो हादसा करवाया था। आर्मी के 6 योगा जानने वाले अफसरान ने चंडाल को कैदी बनाकर रखा था और वो चंडाल रफ्ता रफ्ता बड़ी राजदारी से एक एक अफसर को मौत के घाट उतार रहा था। आज उसने तीसरे अफसर को मार डाला था। वो दोनों कमरे में बैठे टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। स्क्रीन पर अंधेरा छाया हुआ था। इसका मतलब ये था कि चंडाल अपने बेडरूम में लाइट साफ करने के बाद सो रहा है। राजतिलक ने कहा, वो सो नहीं रहा है, हमें धोखा दे रहा है और वो हमेशा यही करता है। कमरे में अंधेरा करके ये तासुर देता है कि वो सो रहा है, जबकि वो जागता होगा और ख्याल खानी के जरिए न जाने कहां कहां पहुंचता होगा और क्या क्या करता होगा। मानिकलाल ने तशवीश भरे लहजे में कहा, हम 6 योगा जाने वाले साथी थे, 3 मारे गए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता मौत बनकर हर एक की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमारी तरफ भी आने वाला है और किस तरह आने वाला है ये अभी हम नहीं जानते। जगदीश राठौर हमेशा हरदेव के साथ रहा करता था, अभी वो कहाँ होगा? क्या इसे हरदेव की हलाकत की खबर नहीं मिली है? हमें इसके बारे में मालूम करना चाहिए। मानिकलाल ने रिसीवर उठाकर इसके मोबाइल नंबर पंच किए, फिर इसे कान से लगाकर सुनने लगा। मोबाइल के टेप से मखसूस आवाज उभर रही थी। पता चला कि जगदीश राठौर ने अपना मोबाइल फोन बंद किया हुआ है। मानिकलाल ने झुंझलाकर रिसीवर रखते हुए कहा, इसने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? क्या उसे अपने साथी की हलाकत की खबर नहीं हुई है? ये कहाँ है, क्या कर रहा है? राजतिलक ने कहा, मानिकलाल ये बहुत गड़बड़ हो रही है। उधर स्क्रीन की तरफ देखो, वहाँ तरीकी है। वो चंडाल वहाँ तरीकी में छुपा हुआ मौत बनकर हम सब की तरफ बढ़ता आ रहा है। पता नहीं इस वक्त जगदीश राठौर की तरफ जा रहा है या जा चुका है या इसे खत्म कर चुका है। इसके बाद मेरी और तुम्हारी बारी आएगी। ये जो हमने बंगले के बाहर वो 2 मुसल्ह गार्ड्स रखे हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आएंगे, टेलीपैथी के हथियार से फना हो जाएंगे। मानिकलाल ने इस बंगले के मालिक को फोन किया जहां जगदीश राठौर और हरदेव किराएदार की हैसियत से रहते थे। इसने राब्ता होने पर कहा, मैं मानिकलाल बोल रहा हूं, आपके इन 4 किराएदारों में से एक हूं। ये मालूम करना चाहता हूं कि मेरे दोनों साथी बंगले में हैं या नहीं। अगर नहीं तो क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गए हैं? मालिक मकान ने कहा, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, वो शाम तक बंगले में थे, इसके बाद दरवाजे को ला करके कहीं चले गए हैं। इसने रिसीवर रख दिया। राजतिलक ने कहा, मानिकलाल मैं बहुत खतरा महसूस कर रहा हूँ। तुम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हो कि हम इस बंगले में महफूज नहीं हैं, इस इलाके में भी महफूज नहीं रह सकेंगे। हमें अपनी सलामती के लिए जल्द से जल्द हेडक्वार्टर जाना होगा। मानिकलाल ने कहा, सिर्फ हमारे यहाँ से भाग जाने से बात नहीं बनेगी, इस चंडाल को जख्मी करना होगा या बेहोश करके कैदी बनाकर फिर हेडक्वार्टर ले जाना होगा, वरना ये हमारे पीछे रहेगा तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मौत की तरह हर लम्हा हमारे लिए धमकी बना रहेगा। वो दोनों थोड़ी देर तक सर झुकाए सोचते रहे। फिर मानिकलाल ने कहा, हम सुबह तक इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जगदीश राठौर इस वक्त कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं? अगर इसे कुछ हो जाएगा तो हम चंडाल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से जाते जाते इसे मौत के घाट उतार कर जाएंगे। अब इन दोनों को अपने बचाव की फिक्र हो गई थी। चंडाल की टेलीपैथी से इन्हें बड़े फायदे पहुंच रहे थे और आइंदा भी वो इससे बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन अपनी सलामती की खातिर उसे कत्ल भी कर सकते थे। वो तय कर चुके थे कि बहुत ज्यादा मजबूर होने के बाद उन्हें यही करना होगा।
इंदिरा को उठानी शिमला वापस पहुंच गया था। वहां एक पुलिस वाले से बातें कर रहा था। चंडाल और टोनी जे इस पुलिस वाले के दिमाग में पहुंच गए। इसकी ख्यालात पढ़ने लगे। पता चला कि परमेला नाम की एक बहुत ही ऊंची तवायफजादी के घर में ये सारी वारदात हुई है। टोनी ने इस अफसर को मजबूर किया कि वो परमेला से फोन पर बात करे। इसने फोन के जरिए परमेला को मुखातिब किया। दूसरी तरफ से इसकी बाप की आवाज सुनाई दी। मैं बोल रहा हूँ, फरमाइए। इस अफसर ने कहा, आप खैरियत से तो हैं? मैंने आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया है। परमेला के बाप ने इसका शुक्रिया अदा किया। अफसर ने फोन बंद कर दिया। वो दोनों इसके दिमाग में पहुंच गए। इस बूढ़े के ख्यालात ने बताया कि हरदेव ने इनकी बेटी परमेला को दास्ता बनाकर रखा था। वो मां बनने वाली थी। इसी सिलसिले में झगड़ा बढ़ गया था तो बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि हरदेव को जिंदगी से महरूम होना पड़ा। टोनी जी ने इसके अंदर ये सोच पैदा की कि हरदेव के साथ इसका एक और साथी जगदीश राठौर भी था, क्या वो भी यहाँ आया था। इस बूढ़े की सोच ने बताया कि हरदेव वहाँ तनहा आया था और वो इसके साथी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बूढ़ा उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जगह से उठकर परमेला के बेडरूम में आया। वो वहाँ लेटी हुई थी, जख्मों से चूर थी, तकलीफ से करा रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बहुत तकलीफ हो रही है? पिताजी, तकलीफ तो हो रही है लेकिन ये सोचकर इत्मीनान हो रहा है कि वो कुत्ता मारा गया है। वो दोनों परमेला के अंदर पहुंच गए। इसके ख्यालात पढ़ने से पता चला कि वो हरदेव के साथी जगदीश को जानती है और इस जगदीश राठौर के लिए उसने एक कोकी नाम की एक नौजवान लड़की को फांसा था। जगदीश इस लड़की कोकी के साथ परमेला के बंगले में इस वक्त मौजूद है। उन्होंने परमेला को फोन करने पर माइल किया। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। थोड़ी देर में राब्ता हुआ। दूसरी तरफ से कोकी की आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं कोकी बोल रही हूँ। हेलो, मैं परमेला हूँ। मैंने हरदेव के दोस्त से तुम्हारी दोस्ती कराई। ये बहुत बुरा किया। मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग ऐसे जालिम कुत्ते हैं। वो कोकी को हरदेव के बारे में बताने लगी। कोकी हैरानी से सुन रही थी। फिर बोली, क्या हरदेव मर चुका है? जगदीश राठौर इसके पास बैठा हुआ ये बातें सुन रहा था। इस बात से चौंक कर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? कोकी ने कहा, परमेला भी बता रही है कि हरदेव ने इस पर बहुत जुल्म किया था। इसी और इसके बाप को मार पीट कर परेशान कर दिया था। पुलिस वालों ने आकर इन्हें बचाया। इसके बाद हरदेव जुनून में मुब्तला रहा था। परमेला को मार डालना चाहता था, इसलिए एक आर्मी अफसर ने इसे गोली मार दी। वो मर चुका है। इनकी बातों के दौरान में चंडाल और टोनी जे कोकी के अंदर पहुंच चुके थे। इसके जरिए जगदीश की बातें सुन रहे थे। वो हरदेव की मौत की खबर सुनकर सर झुकाए बैठा हुआ था। फिर वो अपना मोबाइल फोन ऑन करके मानिक लाल से राब्ता करने लगा। थोड़ी देर बाद मानिक लाल की आवाज सुनाई दी। इसने कहा, मैंने अभी हरदेव की मौत की खबर सुनी है। क्या अब तक ये खबर पहुंची है? हम बहुत पहले ही मालूम कर चुके हैं। तुम्हें इतला देना चाहते थे। तुमने अपना मोबाइल फोन क्यों बंद कर रखा है? तुम कहाँ हो? क्या कर रहे हो? क्या अपने लिए खतरा महसूस नहीं कर रहे हो? इसने हैरानी से पूछा, कैसा खतरा? हरदेव को किसी टेलीपैथी जानने वाले ने नहीं बल्कि एक आर्मी अफसर ने मारा है। तुम चंडाल की मकारी को नहीं समझ रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता हम सबको खत्म करता जा रहा है। तुम्हें बंगले में वापस नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि चंडाल ने वहाँ कोई जाल बिछा रखा हो। जगदीश ने पूछा, क्या वो इस बंगले में नहीं है? तुम्हें टीवी पर दिखाई नहीं दे रहा? वो अपने कमरे की तमाम लाइट साफ करने के बाद सो गया है। हम लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वो ख्यालखानी के जरिए हम लोगों पर मुसीबत बन रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इस मकार को सोने ना दो। इसे रात भर जगाते रहो, इसे टार्चर करो और पूछो कि हरदेव को क्यों कत्ल किया है। वो तस्लीम नहीं कर रहा, हैरानी जाहिर कर रहा है कि हरदेव कैसे कत्ल किया गया। चोर कभी चोरी का इतराफ नहीं करता। वो कभी अपने कातिल होने का इतराफ नहीं करेगा। मेरा मशवरा है कि उसे सोने ना दो, वरना वो सोने के बहाने पता नहीं हमारे खिलाफ क्या करता फिरेगा। वाकई तुम ठीक कह रहे हो। इस कम वक्त को सोने नहीं देना चाहिए। कमरे में अंधेरा करने का मौका नहीं देना चाहिए। हम अभी इसके पास जाते हैं। चंडाल ने टोनी से कहा, वो दोनों कम वक्त मेरे पास आ रहे हैं। अब तुम ही ख्याल खोने के जरिए कुछ करो। मैं इसके साथ बातों में मसरूफ रहूंगा। तुम कोकी के दिमाग में रहकर राठौर को ट्रैप करने की कोशिश करते रहो। फोन का राब्ता खत्म हो गया। राठौर ने अपने मोबाइल को बंद किया। कोकी इसके पास आकर इसके सर पर हाथ फेर कर बोली, तुम्हारे दोस्त को कत्ल किया गया है। तुम्हें कितना सदमा पहुंच रहा होगा मैं जानती हूँ। वो उसके सामने पर हाथ रख कर बोली, आओ लेट जाओ, मैं तुम्हारा दिल बहलाऊंगी। ये कहते हुए इसने इसके बाजू पर हाथ रखा। बेख्याली में बोल गई कि वो बाजू जख्मी हो चुका है। जैसे ही उसने बाजू को पकड़ा, राठौर तकलीफ से करा उठा। कोकी ने जल्दी से हाथ हटाकर कहा, ओह सॉरी, मुझे याद नहीं रहा था कि तुम जख्मी हो चुके हो। ये सुनते ही टोनी जे ने इसके दिमाग में छलांग लगाई, लेकिन इसने सांस रोक ली। इसकी सोच की लहरें वापस आ गईं। अब ये सोचने समझने की बात थी कि वो जख्मी होने के बावजूद सोच की लहरों को कैसे महसूस कर रहा है। सीधी सी बात समझ में आई कि किसी ने इसे जख्मी करने के बाद इस पर तनवीमी अमल किया है और इसके दिमाग को लाक कर दिया है। ऐसे वक्त मैं वहाँ मौजूद था, फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। ये पता नहीं था कि टोनी जे वहाँ मौजूद है।
जब जगदीश राठौर ने अचानक सांस रोकी तो मैंने कोकी के अंदर रहकर इसके चेहरे के तासरात देखे और समझ गया कि कोई गड़बड़ है। फौरन ही इसके दिमाग में आया तो पता चला कि थोड़ी देर पहले इसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था, इसलिए सांस रोक लिया था। मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं इसके दिमाग को लॉक कर चुका हूँ। वो आने वालों को इसी तरह सांस रोककर भगा सकता था, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था ये मैं समझ नहीं सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ चंडाल और वो दो युगा जाने वाले अफसरान थे। इनमें से किसी के भी अंदर मैं नहीं पहुंच सकता था और नामालूम कर सकता था कि क्या बातें हो रही हैं।